जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है बेसिक नॉलेज के लिए, और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम एनसीईआरटी की क्लासेस ले रहे हैं, जिसमें से अभी हम 8th क्लास के एनसीईआरटी में हिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और आज हम सेकेंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अब इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं ये तो जानेंगे ही, इसके साथ ही आपके एग्जाम के लिए जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, जो आपको याद रखना है, टिक करना है, बार बार उसे रिवीजन करना है, इसको भी हम बताते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास के। सेकेंड चैप्टर का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। शुरुआत में कहा गया है कि मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद, अब यहाँ पर किनकी, औरंगजेब की मृत्यु हुई है 1707 में, ये आपको याद रखना है। बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। कब? औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई थी, जब मर गया था, तो उसके बाद मुगल के अपने सूबेदार भी थे, बड़े बड़े जमींदार भी थे इनके अंडर में। तो अब ये अपने आप को उभारने के लिए, शक्तिशाली तो ये थे ही, अपने आप को उभारने के लिए नए नए तरीके अपनाने लग गए और अपने जिस क्षेत्र में लोग रह रहे थे वहां पर उसे स्वतंत्र घोषित करने की भी कोशिश किए हैं। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। पहले क्या था कि जो दिल्ली रहा है ना, वो मुगलों की सत्ता चलाने के लिए एक स्थान था, एक ऐसा स्थान जहां से सब जगह को कंट्रोल कर लिया जा रहा था। बट अब क्या था कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई और औरंगजेब के बाद जितने भी उत्तराधिकारी आए वो सब ऐसे ही रहे, निकम्मे टाइप के। और इसी वजह से क्या हो रहा था कि इनके अंडर में जो जमींदार थे, ताकतवर जमींदार थे, ताकतवर सूबेदार थे, उन्होंने क्या किया, जितने क्षेत्र उनको दिया गया था कि इन्हें संभालना है, वो उस पर अब अपना अधिकार जमाने लग गए और धीरे धीरे करके वो अपने आप को स्वतंत्र भी घोषित किए। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे। यहाँ के इलाकों पर कब्जा में उनकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे, और इस अध्याय में ये हम देखेंगे कि यह कैसे हुआ। जैसे कि देख रहे होंगे कि इधर औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, इनका टाइम भी चल रहा था, तो साथ में व्यापारी या व्यापार करने के लिए पुर्तगाली, डच, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए। तो ये किस तरीके से आए, क्या माहौल बना, कैसे बना, ये सब कुछ देखना है। और ये लोग पहले व्यापार करने के लिए आते हैं। इनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि यहाँ पर राजनीति करें, पर ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी या कौन सी परिस्थितियों को देख करके इनका मूड बदल गया, ये हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आगे देखेंगे। अब यहाँ पर एक इमेज है। इमेज में कहा गया है कि कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी। तो यहाँ पर ये बहादुर शाह जफर है और ये उनके बेटे हैं और इनकी गिरफ्तारी कर रहे हैं बाकी जो कैप्टन हडसन है वो लोग। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था, जो कि 1857 तक चला था। 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया, तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। आप जब आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे, या 1857 का युद्ध पढ़ेंगे तो वहां पर जो मुगल बादशाहों में नेता बनाया गया था वो बहादुर शाह जफर को बनाया गया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटे को जफर के सामने ही मार डाला। तो जब 1857 के युद्ध चल रहा था, इनके अपनी स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था और बहादुर शाह जफर जो कि मुखिया के तौर पे थे, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, इनके बेटे को उनके सामने मार दिया गया और इन्हें देश से ही बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो यहाँ पर शॉर्ट में वो बताया हुआ है। चलिए हम आगे देखते हैं। अब इसके बाद टॉपिक है पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। अब यहाँ पर लिखा है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। यहाँ से यहाँ तक आप अपने एग्जाम के लिए टिक कर लेना। 1600 में अंग्रेज आते हैं। किससे परमिशन लेके? इंग्लैंड की एक महारानी है एलिजाबेथ, उस टाइम पर थी, उनसे इजाजत लिया, जिसे चार्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर चार्टर में क्या था कि आपको ये इजाजत दिया जाता है कि पूर्व की तरफ जो देश हैं वहां पर आप व्यापार करें। और इसके अलावा यहाँ पर इजाजतनामा, और जो इजाजतनामा की बात की जा रही है इसका मतलब क्या है? तो इसमें क्या है कि इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। ये भी आप टिक कर लेना। ये होड़ नहीं करने का मतलब है कि जो कंपटीशन लेवल है, कोई दूसरी कंपनी वहीं से निकल करके फिर पूर्व में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इंग्लैंड से जो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आई हुई थी, केवल यही कंपनी है जो यहाँ पर व्यापार करेगी। इसके अलावा इंग्लैंड से कोई और कंपनी नहीं आएगी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। तो इस चार्टर में ये भी था कि जाइए ऐसे ऐसे देश को ढूंढिए जहां पर आपको चीजें ऐसी मिले जो अपने देश में बिके, और दूसरी चीज है सस्ते में खरीदो और महंगे में आकर बेचो और माला माल हो जाओ। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तभी वे सस्ती चीजें खरीद कर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। भले ही इंग्लैंड के एलिजाबेथ ने महारानी ने ऐसा इजाजतनामा दे दिया था, लेकिन खुद सोचिए, पहली बार जब किसी देश को ढूंढा ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वहां से कुछ चीजें लेकर के अपने देश में बेचा और अमीर हुआ। जैसे ही वहां के बाकी लोगों को, बाकी व्यापारियों को पता चलेगा, तो आपको लगता है कि वो रुक जाएंगे? किसी भी बहाने से, कैसे भी करके, चाहे वह छुप करके ही क्यों ना हो, फिर वो उस देश में पहुंचेंगे जहां से उनको मुनाफा होगा। तो वही यहाँ पर भी होता है। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। यहाँ कहने का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि पुर्तगाली भारत में इंग्लैंड के अंग्रेजों से पहले आ गए थे। तो यही बात कर रहे हैं कि जब तक इंग्लैंड से जो अंग्रेज थे ढूंढते ढूंढते भारत को आए, डिगामा बोलते हैं, ये पुर्तगाल के खोजी यात्री थे। ठीक है। और इन्होंने 1498 में पहली बार भारत को खोजा और उस रास्ते को भी याद रखा जहां से वो आए थे। ये आपको अपने एग्जाम के हिसाब से याद रखना है। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। जैसे जैसे पता चलते गया, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, डच आए, सब आए। टॉपिक है वाणिज्यिक, एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदकर ज्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है। तो वाणिज्यिक या कॉमर्शियल क्या होता है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इसलिए ये चीज आप टिक कर लेना कि सस्ती चीजों को खरीद करके या सस्ते में चीजों को खरीद कर और महंगे में बेचना, ये वाणिज्यिक है, कॉमर्शियल है। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े, रेशम की जबरदस्त मांग थी। कहाँ? यूरोप के बाजारों में भारत के बारीक सूती कपड़े और रेशम के, ये दोनों को याद रखना। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। ये भी आपको एग्जाम के हिसाब से याद रखना है। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने की का यही एक रास्ता था, वे अपने प्रतिस्पर्धा कंपनियों को खत्म कर दें। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। अब जैसे कि किसी एक कंपनी ने भारत को ढूंढा, यहाँ पर व्यापार करने की सोची, यहाँ से चीजें सस्ते में खरीद कर महंगे में बेचने की सोची और किया भी। दूसरे व्यापारिक कंपनियों को पता चला, वो लोग भी यहाँ आ गए। दूसरे देश में व्यापारिक कंपनियों को पता चला, वो लोग भी आ गए। अब कंपटीशन लेवल बढ़ गया था।
जिसकी वजह से इंडिया में जो चीजें मिल रही थी, जिन चीजों की डिमांड थी, जैसे कि रेशम है, काली मिर्च है, लौंग है, तो इनकी जो वैल्यू है वो बढ़ गई। अब कंपनियों को इससे कम फायदा हो रहा था। तो यहाँ पर अगर उनको मुनाफा लेना है तो इनके बीच एक ही रास्ता है कि वो दूसरे कंपनियों को अपने रास्ते से हटा दें। और ऐसा करने के लिए यहाँ पर इन लोगों ने ऐसा किया भी, मतलब कि वो लोग कोशिश किए कि दूसरी कंपनियों को अपने रास्ते से हटा दे, और बहुत स्तर तक उन्होंने हटा भी दिया था। और इसी वजह से इनके बीच लड़ाई युद्ध चलता रहता है। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती, माल से लदे जहाजों को आगे बढ़ने से रोक देती। इसके बाद है, यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। तो ये लोग क्या करते थे, अपने कंपटीशन के चक्कर में एक व्यापारिक कंपनी दूसरी व्यापारिक कंपनी कभी जहाज डुबोती थी, तो कभी क्या करते थे, उसके रास्ते में अड़ंगा डालते थे। तो इस तरीके से ये लोग एक दूसरे को परेशान करते थे ताकि यहाँ पर वो व्यापार ना करे, और एक दूसरे को जहां तक हो सके जड़ से खत्म करने की भी कोशिश करते थे। यहाँ तक ये भी था कि कहीं सामने वाला हम पर अटैक ना कर दे या हमारे व्यापार को नष्ट ना कर दे, इसलिए क्या करते थे, इन लोगों का अपना एक व्यापारिक चौकी हुआ करता था। उन चौकियों को भी ये लोग सुरक्षित रखने का व्यवस्था किया रहते थे। उन चौकियों को ये लोग किलेबंद बना देते थे, मतलब चारों तरफ से घेर देते थे ताकि कोई अटैक ना कर सके। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। अब आइए देखें कि यह कैसे हुआ। अब क्या है कि ये लोग अपने व्यापार को बचाने के लिए किले बंद करने लगे, और धीरे धीरे करके थोड़ा टकराव शासकों के साथ, वहां पर जो राजा थे उन लोगों के साथ भी होने लगा। तो क्योंकि राजा के नियम कानून के हिसाब से इनकी व्यापारिक कंपनियों के नियम मेल नहीं खाते थे, और इसके अलावा ये जिस तरीके से ये लोग किलेबंदी कर रहे थे, तो वो शासकों से भी ज्यादा बेहतर बना ले रहे थे या ज्यादा जमीन ले ले रहे थे, जो शासकों के लिए, राजा के लिए अच्छा नहीं था। तो इसलिए राजा ने भी ध्यान दिया इस तरफ, कई सारे नियम कानून थोपे। अब व्यापारी कंपनियां ये चाह रही थी कि हमारे ऊपर बिना किसी नियम कानून के हमें ज्यादा मुनाफा हो और हम लोग अपने हिसाब से सारे नियम कानून चलाएं। और यही एक रीजन होता है जो शुरू होता है कि व्यापार के साथ साथ राजनीति में ये लोग घुसते हैं। टॉपिक है, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। तो व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता था, ये ध्यान रखें। और ये दोनों ही लाइनें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। अब जैसे जैसे व्यापार बढ़ता है तो कामगार की जरूरत होती है, मैनेजर की जरूरत होती है। उसी तरीके से यहाँ पर भी था कि व्यापार बढ़ा, मुनाफा बढ़ा, तो इन लोगों ने अपने आसपास जो सौदागर थे, व्यापारी थे, उन लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट किया और कहा कि यहीं पर बस जाओ, आपका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है। 1696 तक, 1651 की बात हो रही है, वहां से 96 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू किया। इसके बाद 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव कालीकाता था जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। फरमान एक शाही आदेश होता है, ठीक है, और इसी को जारी करने के लिए अंग्रेजों ने उन्हें मना लिया। कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें यह छूट नहीं थी। फरमान इन लोगों ने औरंगजेब से प्राप्त किया था या लिया था, अंग्रेजों की बात कर रहे हैं, तो ये लोग उसका फायदा उठाने लग गए। औरंगजेब ये क्या करते थे कि
अंग्रेजों की या ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया था कि तुम व्यापार करोगे, तुम केवल जो टैक्स है वो नहीं दोगे, लेकिन जो तुम्हारे प्राइवेट लोग हैं वो लोग टैक्स देंगे, वो लोग जब बिजनेस करेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं कि उन्होंने शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई, और ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान विरोध क्यों ना करते। जो प्राइवेट व्यापारी थे और जो व्यापार चलाते थे वो लोग क्या किए कि कहा कि हम लोग भी टैक्स नहीं चुकाएंगे। और टैक्स नहीं चुकाने के साथ साथ कई बार ये भी होता था कि अंग्रेज भी इनकी हेल्प कर देते थे, अपने में सारा सामान रख लेते थे और बेचने के लिए निकाल देते थे। लेकिन उन्होंने शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब कौन थे उस टाइम पर, मुर्शीद कुली खान थे, विरोध क्यों ना करते। अब यहाँ पर औरंगजेब ने क्या किया था, फरमान जारी किया। अब उस फरमान के चक्कर में बंगाल में जो शासक थे उन लोगों को घाटा होने लगा, क्योंकि उस फरमान के चक्कर में, क्योंकि फरमान कंपनी को मिली हुई थी, इजाजत कंपनी को मिली थी, और कंपनी यहाँ पर धोखे से क्या करती है, जो बाकी प्राइवेट लोग होते हैं उन लोगों को सामान अपने में शामिल करती है और निर्यात कर देती है। यहाँ पर क्या होता है, जो बंगाल के शासक थे, राजा थे, उन लोगों को घाटा होने लगता है। अब ऐसे में क्या है कि जब घाटा होगा तो जाहिर सी बात है जो शासक है वो कंपनी का विरोध करेगी। इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये मद्रास के जहाजों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया ये चित्र है 1867 का। ये यहाँ पर जहाज हैं, ये सामान उतारे गए हैं, सामान ढोके ले जाए जा रहे हैं। इसके बाद है व्यापार से युद्धों तक। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी थी। मुर्शीद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ध्यान रखना, मुर्शीद कुली खान, उसके बाद है अली वर्दी खान और उसके बाद है सिराजुद्दौला। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को ये सभी शक्तिशाली शासक थे, उन्होंने कंपनी को रियासतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होते जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। अब कंपनी यहाँ पर ऐसा कर भी रही थी कि व्यापार करने के साथ साथ, जैसे जहां जहां से टैक्स के नाम पर पैसा आता था, बंगाल के नवाब के पास राजकोष भरा रहता था। अब ये लोग इस तरीके से बेईमानी करने लगे कि राजकोष के पास उतना पैसा नहीं जाता था जितना पहले आता था। और इसी चक्कर में बंगाल के नवाब ने ध्यान दिया कि तुम्हारे किलेबंदी के चक्कर में, तुम्हारे व्यापार के चक्कर में हमें घाटा हो रहा है और जो हम नहीं करना चाहते। तो उन लोगों ने कहा कि तुम लोग हमारे यहाँ ये व्यापार करो तो हमारे हिसाब से करो वरना मत करो। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी, नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे, किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकराव की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। यहाँ पर कठपुतली जैसा शब्द यूज हुआ है। ये क्या होता है? यह एक खिलौना होता है जिसे आप धागों के सारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। ये तो पता ही होगा, फिर भी हम एक बार देख लिए। इसके बाद है
प्लासी का युद्ध, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे कि प्लासी का युद्ध उस टाइम पर फेमस युद्ध था। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु, 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है, थोड़ा सा ध्यान रखना एग्जाम के हिसाब से। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय हो था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियासतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला शासक बनता है। सिराजुद्दौला इतना ताकतवर था और समझदार था कि कंपनी उससे डरती थी। कंपनी चाहती थी कि कोई ऐसा शासक बने जिसको हम अपने हिसाब से नचा सकें, और इसीलिए सिराजुद्दौला के जो दुश्मन थे या कॉम्पिटिटर थे, ये चाहते थे कि उन्हीं में से हम किसी को सपोर्ट करें और वो शासक बन जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। किसने? सिराजुद्दौला ने कहा कि देखो, पॉलिटिक्स वाली चीजों में अंग्रेज या कंपनी यहाँ टांग नहीं अड़ाए। अब दोनों अपने बात से हटते नहीं है, कहते हम तो टांग अड़ाएंगे, हम किलाबंदी करेंगे। इसी वजह से सिराजुद्दौला अपने 30,000 सैनिकों के साथ कहाँ पहुंच जाता है? कासिम बाजार। ये कासिम बाजार में जो फैक्ट्री होती है, इंग्लिश फैक्ट्री, ये कंपनी की होती है, और वहां पर हमला बोल देते हैं। और इसी वजह से आगे अंग्रेज यहाँ पर नाराज हो गए। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए गए, अंग्रेजी जहाजों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। वहां से कासिम बाजार से अब कलकत्ता की तरफ आगे बढ़े। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। जब कासिम बाजार और कलकत्ता ये दोनों सिराजुद्दौला के अपने हाथ में आ गए तो ये खबर पहुंचती है मद्रास तक। अब मद्रास में रह रहा होता है रॉबर्ट क्लाइव, तो ये आता है कलकत्ता और कासिम बाजार के फैक्ट्री को वापस लेने के लिए। इसके साथ यहाँ पर एक इमेज है। इस इमेज में यहाँ काफी सारे लोग बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कुछ फैसले करने वाले हैं। लिखा है महान्यायालय कक्ष। तो ये जो है ये महान्यायालय कक्ष है, ईस्ट इंडिया हाउस, लेडन हॉल स्ट्रीट। ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स की लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में की बैठकें होती थी। यह ऐसे ही एक सभा का चित्र है। ये लंदन का है। लंदन में इस तरीके से बैठक करने के लिए व्यवस्था होती थी और उसी का इमेज यहाँ पर शो किया गया है। ये इमेज है सिराजुद्दौला का। इस सेना को 9 सैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। तो 1757 में रॉबर्ट क्लाइव पहुंचता है कलकत्ता और सिराजुद्दौला के पास, जहां पर प्लासी के युद्ध के बारे में यहाँ पर बात चलती है। प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के साथ यहाँ युद्ध होता है। नवाब सिराजुद्दौला की हार एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियां भी थी। यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता दूं कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था तो एक तरफ सिराजुद्दौला और उसकी सेना थी, दूसरी तरफ कंपनी थी। सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में इस वजह से हार जाता है क्योंकि उसके साथ जो बाकी लोग थे, जो जलनखोर थे, वो लोग यहाँ पर बेईमानी कर देते हैं। एक दिन के लिए कहते हैं कि ठहर जाते हैं युद्ध के लिए, कहाँ? युद्ध भूमि में। और युद्ध भूमि में से जैसे ही सब कुछ शांत होता है, रात में दबे पांव ये लोग वापस लौट जाते हैं। मेरे सिराजुद्दौला के पास केवल उसके वफादार सैनिक ही होते हैं। इस वजह से सिराजुद्दौला देखता है कि सबने यहाँ पर घपला किया हुआ है, उनके साथ धोखा किया, तो सिराजुद्दौला भाग करके दूसरी जगह चले जाता है। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया।
ये वही लोग हैं जो एक दिन के लिए सिराजुद्दौला को युद्ध को शांत करने की बात कहते हैं कि कल युद्ध करेंगे, आज रहने देते हैं, युद्ध भूमि में रह करके। और ये लोग रात में सोने में वापस चले जाते हैं, युद्ध में भाग ही नहीं लेते हैं। ये धोखेबाज होता है सिराजुद्दौला के लिए। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। और इसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव या कंपनी ने कहा था कि जैसे ही हम जीतेंगे तो तुम्हें नवाब बना देंगे। और नवाब बनने के चाहत में मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ ऐसा किया था। संपन्नता का आश्वासन। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से यह चिट्ठी भेजी। लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूं कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूं कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। फिलहाल ये आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कहानी ऊपर थी जो आपको समझना है, क्योंकि उसमें से कहीं से भी बीच में ऑप्शन के तौर पर पूछ सकता है। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया, मीर जाफर नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। जल्द ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। जैसे कि कंपनी पहले सोच रही थी कि व्यापार करना है तो ठीक है, शासक अपने हाथ में ले लेते हैं, मतलब कि कठपुतली बनाकर चलाते हैं। आगे चलकर इनको एहसास होता है कि ऐसा भी करना मुश्किल हो रहा है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारे पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नजर में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। तो यहाँ आप लोग को इसका जो क्रम है वो याद रखना है। यहाँ पर जो शासकों का क्रम है बंगाल में वो आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। पहले आया अलीवर्दी खान, उसके बाद सिराजुद्दौला, उसके बाद मीर जाफर, उसके बाद मीर कासिम। ये आपको इसका क्रम याद रखना है, कई बार पूछता है। अब मीर जाफर जब अंग्रेजों की बात नहीं माना तो उसके बाद मीर जाफर को कंपनी ने हटा दिया और मीर कासिम को शासक बनाया। मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई, उसको भी हराना पड़ा। प्लासी का युद्ध 1757 में होता है और बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 में होता है, ये आपको याद रखना है। कंपनी और उसके बाद मीर कासिम, इन दोनों के बीच जो लड़ाई होती है वो बक्सर की लड़ाई है। कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच जो लड़ाई होती है वो प्लासी के युद्ध है। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया गया। मीर कासिम को क्या किए कि राज्य से बाहर कर दिया गया, बंगाल राज्य से, और फिर मीर जाफर को दोबारा शासक बना दिया गया। तो अपने क्रम में फिर से ऐड करना कि मीर जाफर दोबारा यहाँ पर शासक बना, मीर जाफर। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों, अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी क्या करती थी, जिसको शासक बनाई है उससे बहुत सारा पैसा लेती थी। तो यहाँ पर उस टाइम के अकॉर्डिंग 5 लाख रुपए, फिर उसके बाद जो सेना रहा करती थी, सेना के खर्चे थे, व्यापार के खर्चे थे, वो सब नवाब से मांगे जाते थे। और नवाब क्या करते थे, चाहे वो मीर जाफर हो चाहे मीर कासिम, ये लोग परेशान हो जाते थे क्योंकि राजकोष में इतना पैसा होता ही नहीं था कि लोगों को भी दे, जनता की भी भला करें और अपने खर्चे भी उठा सके।
कंपनी और ज्यादा इलाके तक और ज्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। तो अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट किसका है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है ये क्लाइव ने कहा था। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। 1765 में मुगल सम्राट ने बंगाल प्रांत का दीवान कंपनी को नियुक्त किया। ये याद रखना है आपको एग्जाम के हिसाब से। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। तो दीवान के जो मामले थे उसमें राजस्व से रिलेटेड काम किया जाता था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। अभी तक क्या था कि भारत के साथ व्यापार तो बढ़ा जब तक उसने दीवान हासिल कर लिए, लेकिन अभी तक जो व्यापार चल रहा था वो ऐसा चल रहा था कि ये लोग इंग्लैंड से सोना चांदी लाते थे, भारत में इन्वेस्ट करते थे और उसके बाद फिर व्यापार करते थे। अब इनका ध्यान गया कि आखिर हम इंग्लैंड से सोना चांदी क्यों लाएं। हम भारत से ही सोना चांदी पैसे उगाही करते हैं और यहाँ की चीजें सस्ती में लेकर के महंगी में वहां पर बेचेंगे तो हम फायदे में रहेंगे। इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज नहीं थी। जब ये सोना चांदी लाते थे तो उस टाइम पर ब्रिटेन के पास ऐसी कोई चीज नहीं थी जो भारत में आकर बेची जाए। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी। बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद करती थी, अपने फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किले और दफ्तरों का निर्माण की लागत उठा सकती थी। तो धीरे धीरे करके इंडिया से पैसे निकाल के इंडिया में लगा के और उसके बाद अपने फायदे के लिए लोग इंग्लैंड भेज देते थे। इसके बाद है कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और भी फायदे थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें। अभी तक ये लोग नजराने लेते थे, सहायता लेते थे। अब क्या है कि कंपनी में जितने लोग काम कर रहे हैं, अफसर हैं, ऑफिसर बने हुए हैं, तो कंपनी चाहती थी कि जो शासक है वो टाइम टाइम पर इन लोगों को गिफ्ट देते रहे, महंगे महंगे। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास आया तो उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहां उसकी दौलत 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के लिए हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ। 1767 तक में ये 2 बार गवर्नर बनता है क्लाइव, और उसके बाद जब ये भारत से हमेशा के लिए जाता है तो यहाँ पर उसकी दौलत जो रहती है 401 और 102 पौंड के बराबर। चार लाख 1102 4,11,02 पौंड के बराबर यहाँ पर इसके पास दौलत होती है। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यालय में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था। जो क्लाइव रहा है उसको ये काम दिया गया था कि तुम्हारा काम है कि कंपनी में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको खत्म करना है। लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी। 1772 में जब ये ब्रिटिश
1772 में जब ये ब्रिटिश संसद में पहुंचता है तो पता चलता है कि इसके ऊपर खुद भ्रष्टाचार का आरोप है और इसे सफाई देनी पड़ती है कि मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया। क्यों? क्योंकि इतनी सारी दौलत तुम्हारे पास आई कैसे, तुम्हारा जो सैलरी था इतना था, तुमने कहाँ से कमाया, ये सब कुछ बताना पड़ा। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोप से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। ये आपको याद रखना है। जो रॉबर्ट क्लाइव है 1774 में आत्महत्या कर लेता है भ्रष्टाचार के आरोप की वजह से। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, पीसीएस एग्जाम में खासकर पूछता है। यहाँ पर क्लाइव खुद को कैसा देखता था ये ध्यान देना है। संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखते हैं उसने क्या कहा। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था। एक संपन्न शहर मेरी दया पर था। उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे को गिरेबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूं। वो कह रहा है कि इतने सब कुछ होने के बाद भी मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने नहीं लिया। चाहता तो अभी मैं सबसे ज्यादा मालामाल रहता, और कैसे रहता ये भी उसने बताया है। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही उनकी मौत हो गई। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं, ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहां आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहां के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। जो लोग व्यापार करने के लिए या जो लोग कंपनी के साथ यहाँ आए थे, जो अफसर आए थे, साधारण परिवारों से आए हुए थे, वो इस तरीके से ये अपने आप को कमाते हैं कि ठीक है, हमारी जो जिंदगी है इंग्लैंड में अच्छी गुजरनी चाहिए। इतना पैसा कमाते हैं, वापस चले जाते हैं। इंग्लैंड में जब वो लोग अपना आलीशान महल बनवाते हैं अपने हिसाब से रहने के लिए, तो लोग देखते हैं कि ये तो रातों रात अमीर कैसे बन गए। तो कार्टून के माध्यम से, नाटक के माध्यम से उनका मजाक भी बनाया जाता है। टॉपिक है कंपनी का फैसला। टॉपिक है कंपनी का फैलता शासन। अब यहां पर ध्यान देना, यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। हाँ, ये है कि जब भी आप कंपनी के बारे में पढ़ेंगे तो डायरेक्ट इसने कभी किसी राज्य पर हमला नहीं किया। ये पहले वहाँ के इकोनॉमिक, वहाँ के पॉलिटिक्स, वहाँ की जियोग्राफिक अच्छे से समझा, और उसके बाद फिर वो वहाँ के पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं। बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 में होती है, उसके बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। जो रेजिडेंट हैं वो कंपनी की तरफ से होते थे। ये पॉलिटिक्स एंड कॉमर्शियल दोनों ही रूप से उनके रिप्रेजेंट किया करते हैं। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। तो जैसे कि रेजिडेंट की बात की जा रही है, जो पॉलिटिक्स, राजनीति और कॉमर्शियल, इन दोनों ही मामलों पर ये कंपनी के प्रतिनिधि थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ये लोग चाहते थे कि क्यों ना यहाँ पर जो शासक हैं
तो शासक कौन हो, उनके फायदे के लिए वो लोग क्या करें, ये सब कुछ अपने हिसाब से करना चाह रहे थे और ऐसा वो करते भी हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सहायक संधि भी लाई जाती है और कई सारे राज्यों पर थोपी जाती हैं। आगे हम देखते हैं, जो रियासत इस बंदोबस्त का मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। जो राजा सहायक संधि मान लेते थे, सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर देते थे, तो वो लोग फिर अपनी सेना नहीं रखते थे, वो केवल अंग्रेजों की सेना से अपना काम चलाते थे। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। यहाँ पर जो अंग्रेजों की सेना थी नवाब के मदद के लिए, तो उनके खान पान, उनके रहन सहन, पहनाने के लिए, हथियार के लिए, सब कुछ जो खर्चा था वो फिर शासक या नवाब उठाने लगा। अब यहाँ पर कंपनी को सेना का खर्चा नहीं देना पड़ रहा था, तो ये कंपनी को फायदा हुआ। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। तो ऐसा भी था, जब सेना को जो जुर्माना रहा है वो नहीं चुकाया जा सकता था, नवाब नहीं चुका पाता था, तो वो लोग क्या करते थे, जो कंपनी है वो उस इलाके को अपने कब्जे में कर लेते थे। तो ये सारी लाइनें आपको याद रखना है, कहानी के तौर पे याद रखो, जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिविल सर्विस में क्या होता है, स्टेटमेंट के तौर पर दे देता है। उदाहरण के लिए, जब रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल, जो कि 1798 से 1805 तक बन के आता है, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक संधि के लिए पैसा अदा करने में चूक गए। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। तो ये भी याद रखना है आपको। गवर्नर जनरल 1798 से 1805 के बीच आते हैं, ये याद रखना है। और ये सहायक संधि लाता है किसके साथ, अवध जो आज का उत्तर प्रदेश है। तो अवध के जो नवाब रहे हैं 1801 में यहाँ पर सहायक संधि कर लिए थे और सहायक संधि की वजह से ये क्या करते हैं, सेना का खर्चा नहीं उठा पाते हैं, जुर्माना नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से इनका आधा राज्य ले लिया जाता है। और इसी तरीके से हैदराबाद के साथ भी होता है। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो इमेज है इसमें अपने बेटे और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब शुजाउद्दौला टीली कैटल द्वारा बनाया गया चित्र। तो ये नवाब है, ये अपने बच्चों के साथ खड़े हुए हैं। बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधि के फलस्वरूप नवाब शुजाउद्दौला के ज्यादातर अधिकार छीन गए थे, लेकिन यहाँ वह रेजिडेंट के सामने अपनी चिर परिचित शाही शानो शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पर इस चीज को शो किया गया है। रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी? कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने कहा था। तो जेम्स मिल स्कॉटलैंड के हैं, दार्शनिक भी हैं, अर्थशास्त्र भी हैं, पॉलिटिक्स में भी रहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना है। दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता था। उस टाइम के हिसाब से जेम्स मिल ने बताया कि जो रियासत हुआ करती थी, तो उस रियासत में जब रेजिडेंट को नियुक्त किया जाता था तो वो एक तरीके से राजा हुआ करता था। हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते। कंपनी क्या करती थी, जो रेजिडेंट हुआ करते थे तो उस पर किसी भी तरीके से कोई दबाव नहीं होता था, वो अपने हिसाब से काम कर सकती थी। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीजें आराम से चलती रहती हैं। यहाँ बता दिया गया कि जैसे कि कंपनी जैसा चाहती है वैसा ही जब शासक करता है, तब तक वहां पर सरकार अच्छा चल रही होती है, आराम से, कोई युद्ध नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई भिड़ाई नहीं। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है उसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती है। इसके बाद है टीपू सुल्तान, जिसे शेर ए मैसूर भी कहा जाता है, ये याद रखना है। और ये है टीपू सुल्तान की इमेज। जब कंपनी को अपने राजनीतिक आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। हैदर अली, इसका शासनकाल था 1761 से 1782। हैदर अली, उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान
टीपू सुल्तान का शासनकाल था 1782 से 1799। ये दोनों आपको अपने एग्जाम के हिसाब से याद रखना है। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। जो मालाबार तट है वहां पर जो व्यापार किया जा रहा था वो मैसूर रियासत के कंट्रोल में था। कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक दिया। अब क्या है, जो मालाबार तट है, मालाबार तट पर बंदरगाह है और जो कंपनी है वो काली मिर्च और इलायची वहीं से निर्यात किया करती थी अपने देश को। अब यहाँ पर जब टीपू सुल्तान 1785 में इन बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची इनका जो निर्यात है वो रोक देती है, तो यहाँ पर कंपनी और टीपू सुल्तान इन दोनों के बीच अभी युद्ध छिड़ेगा। सुल्तान ने स्थानीय सौदागारों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारी से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। तो यहाँ पर जो सारी लाइनें हैं वो इम्पोर्टेंट है, आपको कहानी के तौर पर याद रखना ही होगा। स्टेटमेंट के तौर पर अगर दे दिया जाता है तो कम से कम आपको पता होना चाहिए। ये इमेज है, इमेज में टीपू सुल्तान के दो बेटों को बंधक के रूप में कार्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। ये टीपू सुल्तान के बेटे हैं, कार्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया। 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। 1792 में मराठा और हैदराबाद ये दोनों मिल जाते हैं कंपनी के साथ और उसके बाद इनकी सेना भी। तो यहाँ पर कंपनी जो है मजबूत हो गई और मैसूर में अटैक करते हैं। तो मैसूर का शासक होता है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को यहाँ पर हार माननी पड़ती है और एक संधि करनी पड़ती है। इस संधि के तहत उनके दो बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसा दृश्य को तस्वीर बनाने में मजा आता था। उनमें अंग्रेजों की सत्ता की विजय दिखाई देती थी। तो यहाँ पर जो 1792 में संधि हुई तो टीपू के दो बच्चे संधि के तहत अंग्रेजों के पास चले जाते हैं बंधक के रूप में। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। किन बातों से अंग्रेज आग बबूला हो गए? बंदरगाह पर चंदन के लकड़ी, काली मिर्च इनका निर्यात नहीं करोगे, जो वहां के स्थानीय व्यापारी है उनके साथ व्यापार नहीं करोगे। इस वजह से अंग्रेज आग बबूला हो जाते हैं। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना, कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। अंग्रेज और मैसूर, तो आंग्ल मैसूर युद्ध इस तरीके से आपको याद रखना है। 4 युद्ध हुए हैं। एक हुआ है 1767 से 1769, 1780 से 1784 दूसरा, तीसरा 1790 से 92 और चौथा है 1799। श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में 1799 की बात चल रही है। श्रीरंगपट्टम के आखिरी युद्ध होता है और कंपनी को सफलता मिल जाती है। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे जाते हैं और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया और इसके साथ ही मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई। ये याद रखना है, पुराना राजवंश जो वोडियार राजवंश था, मैसूर के टीपू सुल्तान के मृत्यु के बाद इस पर वो जिम्मेदारी आ जाती है। टीपू की कहानियां, राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती है। प्रचलित किस्सों में उसकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहां एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया, कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया। आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद उन्हें शेर ए मैसूर कहा जाने लगा था। उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। तो ये कहानी है, आपको ये याद रखना है कि शेर ए मैसूर टीपू को कहा जाता था और टीपू को खिलौना, ये शेर, ये इस तरीके का खिलौना था।
यह टीपू के एक विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता है तो नकली शेर दहाड़ता था। सिपाही के भीतर से चीख की आवाजें आती थी। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौने को अपने साथ ले गए थे। अब इसके बाद टॉपिक है मराठों से लड़ाई। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी थी। अभी तक मैसूर में था, अब मैसूर के बाद मराठों को निपटाने में सोच रही थी। वो इस वजह से कि मराठे और हैदराबाद के जो थे निजाम के, ये लोग मिल करके मैसूर को हराते हैं, कंपनी का साथ देते हैं। अब कंपनी देखती है कि जब इन लोग मिल करके मैसूर को हरा सकते हैं तो हमारे लिए भी तो ये लोग मुसीबत पैदा कर सकते हैं। इसी वजह से कंपनी देखती है कि अब हमने मैसूर को तो हटा दिया, अब मराठा उनको भी हटाना है और उन्हें हटाने के वही इंतजाम करने लगते हैं। 1761 में पानीपत के तीसरे संघर्ष के बाद मराठा शक्ति विकेंद्रित होकर स्थानीय सत्ता के रूप में उभरी। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर संधियां होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक कॉन्फेडरेसी राजमंडल के सदस्य थे। 1761 तक क्या होता है कि जो मराठे थे वो एकजुट हुए थे। 1761 के बाद पानीपत का युद्ध होने के बाद ये एकजुटता खत्म होती है और जो राज्य था, जो एकजुट था, वो विखंडित हो जाता है, मतलब कि बांट दिया जाता है। एक हिस्से को सिंधिया, एक हिस्से को होलकर, एक हिस्से को गायकवाड़ और एक हिस्से को भोसले संभाल रहे थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पूरे सत्ता का केंद्र था। पेशवा टाइम पे पूरा सत्ता का केंद्र था। महादजी सिंधिया, नाना फडणीस 18वीं सदी के आखिरी के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। याद रखना है, सालबाई की संधि 1782 में होती है। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 में होता है। कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। 1803 से 1805 के बीच दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है और उस बीच उड़ीसा और यमुना का जो उत्तर वाला हिस्सा होता है, आगरा और दिल्ली, इसके कई भाग अंग्रेजों के हिस्से में आते हैं। ये याद रखना है आपको अपने एग्जाम के हिसाब से। अंततः 1817 और 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की सत्ता समाप्त हो गई। ये भी याद रखना है। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। जो पेशवा हुआ थे 1817 से 1819 के बीच जब तीसरा युद्ध होता है, अंग्रेज जीत जाते हैं, तो पेशवा को कानपुर से हटा दिया जाता है और बिठूर में भेज दिया जाता है और पेंशन दिया जाता है। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सर्वोच्चता का दावा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग, जो कि 1813 से 1823 के बीच काम कर रहा था, उसका शासनकाल होता है और इसी बीच ये गवर्नर जनरल के रूप में काम करता है। इसके नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने, उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही। वो अपने आप को, कौन? कंपनी, अंग्रेज अपने आप को सर्वोच्च या सबसे ऊंचा मानती थी, सबसे बड़ा मानती थी, उससे बेटर कुछ भी नहीं है। और इसी वजह से वो चाहती थी कि जो इंडियंस हैं वो हमारे अंडर में आ जाएं, हम जो कहें वैसा करें, हम जो नीति बनाए वैसा ही वो फॉलो करें। लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक-टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए, जब अंग्रेजों ने कित्तूर, कर्नाटक एक छोटे से राज्य का नाम है कित्तूर, कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया।
1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया। 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो कितूर चिन्नेम्मा का युद्ध ये नाम होता है और ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये पता होना चाहिए। कर्नाटक में अंग्रेजों के बीच युद्ध चलता है। किस वजह से? क्योंकि कित्तूर को, या कित्तूर जो जगह है उसे अपने अंडर में करना चाहते थे। तो इस वजह से यहाँ की जो रानी थी चिन्नम्मा, वो चाहती थी कि ऐसा ना हो, वो हमारे अंडर में ही रहे, कंपनी के हाथ में ना जाए, और इस वजह से इन दोनों के बीच लड़ाई चलती है। 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1829 तक जेल में रहती है और उसके बाद वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों, दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेज ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। रानी चेन्नम्मा के बाद एक चौकीदार होता है जिसका नाम होता है रायन्ना। आगे का युद्ध वो जारी रखता है और बाद में उसे भी फांसी पर लटका दिया जाता है 1830 में। इसके बाद है 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। 1830 के दशक में यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो टिक लग जा रहा है वो क्यों है, तो अभी थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी चल रहा है जो अभी सही नहीं हो पाया। तो इसलिए जब ये सही हो जाएगा तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तब तक के लिए आप इस पर ज्यादा ध्यान मत देना, टॉपिक पर ध्यान देना, क्योंकि ये कई जगह आपको देखने को मिले ही होंगे। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपने चपेट में ना ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। 1838 से 42 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी। 1838 से 1842 के बीच में अफगानिस्तान और अंग्रेजों की लड़ाई चलती है। वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह, पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह थे, कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयां हुई। आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब को भी अपने अधिग्रहण कर लिया। इसके बाद टॉपिक है विलय नीति। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। तो यहाँ पर अधिग्रहण की बात कही जा रही है। क्या अधिग्रहण की? सत्ता अधिग्रहण करने की बात कर जा रही है, या कोई क्षेत्र को अधिग्रहण करने की बात कही जा रही है, अपने कब्जे में लेने की। लॉर्ड डलहौजी, ये नाम काफी आपको याद रखना होगा, वो इस वजह से कि जो विलय नीति है, ये टॉपिक ही काफी इंपॉर्टेंट है। विलय नीति को हड़प नीति भी बोलते हैं और इसकी शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की थी। ये देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। इसमें क्या होता था? यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। ऐसा तब होता था जैसे कि अंग्रेजों ने देखा कि ऐसे कई सारे राजा हुआ करते थे जिनका अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ करता था, तो ये लोग अपनी इच्छा से किसी को भी उत्तराधिकारी बना देते थे, वो उनका अपना खून नहीं होता था। अब ऐसे क्षेत्र को देख करके इनके दिमाग में आया कि हम कोई ऐसा नियम बनाते हैं जिससे इस तरीके के जो क्षेत्र हैं वो इनके हाथ में आ जाए, और इसीलिए ये विलय नीति लाया गया। विलय नीति में क्या होता था कि ऐसे कई सारे राजा हुआ करते थे जिनके अपना उत्तराधिकारी नहीं था, अपना खून नहीं हुआ करता था, पुरुष उत्तराधिकारी, तो क्या करती थी कंपनी? उसे अपने कब्जे में ले लिया करती थी। ऐसे कई सारे सत्ता थे जिसे अपने कब्जे में किया था। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं इनको आप देखें। ये आपको इस क्रम से याद रखना होगा ताकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे टिक कर पाए। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853, झांसी 1854 और अंग्रेजों के हाथ में चली गई। इसके बाद 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया था। तो ये जो क्रम है ना 1848, 1850 और जगह का सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, अवध, इसको इसी क्रम में याद रखना होगा। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आजाद करने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं।
अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। तो यहाँ पर जो चीजें इंपॉर्टेंट थी ये है आपके एग्जाम के लिए। और विलय नीति की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की, और विलय नीति के तहत क्या होता है ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर एक मैप है, इस मैप में तुलना करते जाना है कि पहले ब्रिटिश सत्ता कितने क्षेत्र में फैली हुई थी और उसके बाद कितने क्षेत्र में। तो यहाँ पर सबसे पहले 1797 में देखना है, 1797 तक ये जो पीला वाला एरिया आप देख रहे हैं ये पीला वाला एरिया है ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र। उस टाइम पर ब्रिटिश शासन केवल इतने जगह पर अपना कंट्रोल कर पाई थी। इसके बाद है 1840 तक का समय। उस टाइम पर ब्रिटिश शासन इतने बड़े एरिया में फैल चुकी थी, देख सकते हैं ये जो पीला वाला जितना भी एरिया है ये ब्रिटिश का है। और इसके बाद है 1857 तक में ये लगभग देखिए इंडिया के ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो पूरा ब्रिटिश शासन के अंडर में था। कुछ ही जगह लाल कलर से है, बाकी सारी जगह पीला पीला हो गया। ये ब्रिटिश शासन के अधीन वाले क्षेत्र है। अब यहाँ पर ये मैप में हमने देखा। अब इसके बाद देखते हैं नए शासन की स्थापना के बारे में। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, यहाँ पर शासनकाल लिखा है 1773 से 1785। ये याद रखना है आपके एग्जाम के लिए। बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वारेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बंबई मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। ये आपको अपने एग्जाम के हिसाब से याद रखना है ये भी कि प्रेसिडेंसी किसे कहा जाता था, जो ब्रिटिश इलाके के एडमिनिस्ट्रेटिव वाले जो एरिया रहे हैं और जो इकाई वाली यूनिट थी उन्हें प्रेसिडेंसी कहा गया। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल मद्रास और बंबई। ये याद रखना है 3 प्रेसिडेंसी, बंगाल मद्रास बंबई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था, तो हेड में गवर्नर जनरल और उसके अंडर में गवर्नर होता था। वारेन हेस्टिंग ने कई प्रशासकीय सुधार किए, न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी। 1772 में से ये नियम लाया गया, हर डिस्ट्रिक्ट में 2 अदालत होगी। एक होगी फौजदारी और दूसरी होगी दीवानी। दीवानी अदालतों की मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होंगे, यूरोप के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे। एंड मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भी भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। तो यहां से लेके यहां तक आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। 2 अदालतें होंगी, 1772 में नियम लाया गया। फौजदारी और दीवानी। दीवानी मामलों को कौन देखता था, यूरोप के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, यूरोपीय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। यहाँ पर यूरोप वाले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की नहीं बात की जाती, जो यूरोप से आए हुए थे और इंडिया में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में वर्क कर रहे थे, उन्हें ये काम दिया गया था। बस ये था कि जब इंडिया से रिलेटेड कोई वर्क करना होता था तो उसके जो अपने नियम कानून थे, तो मुस्लिम और हिंदू दोनों मिले हुए थे, दोनों मिल करके अपने अपने कानून अपने भाषा में बता देते थे और उसके बाद फैसला सुनाया जाता था। बट जब आती थी बात फौजदारी की, तो फौजदारी में क्या हुआ करता था कि मौलवी और काजी काम किया करते थे, लेकिन ये काम करते थे वही यूरोपीय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की निगरानी में। अब यहाँ पर काजी कौन था, काजी एक न्यायाधीश हुआ करता था। और मुफ्ती कौन होता था, मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता, काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता था। तो मुफ्ती क्या हुआ करता था कि मुस्लिम से रिलेटेड जो कानून थे उन कानूनों को वो जानता था, तो अपनी भाषा में समझाता था काजी को और उसके बाद समझ करके उस हिसाब से वो फैसला करता था। यहीं पर महाअभियोग जैसा शब्द भी आया हुआ है, तो महाअभियोग का मतलब क्या है, उस टाइम पर क्या था, जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स, इंग्लैंड का हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है, इसे महाभियोग कहा जाता है।
जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो संसद का ऊपरी सदन हुआ करता था। ये इंग्लैंड के बारे में बात चल रही है, वहां पर महाभियोग इसे कहा गया। इसके बाद ये इमेज आप देख सकते हैं, काफी सारी भीड़ है। ये किस चीज का है? वारेन हेस्टिंग पर मुकदमा। तो ये वारेन हेस्टिंग में जब मुकदमा चल रहा था तो उस टाइम का ये सीन है। जब वारेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से ना चलाने का आरोप जड़ दिया। आरोप के चलते हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 7 साल चला। ये आपको अपने एग्जाम के हिसाब से याद रखना है। यहाँ पर वारेन हेस्टिंग है, जो अब वापस लौटकर चलता है इंग्लैंड, तो देखता है कि उसी के ऊपर महाभियोग चलाया जाता है, जो 7 साल तक चलता है। महाभियोग इस वजह से कि एडमंड बर्के ने बंगाल का शासन सही ढंग से ना चलाने का आरोप लगाया था। ये दोनों ही चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद है, एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। एनबी हालहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। यहाँ पर ध्यान रखना, 1772 में जो न्याय व्यवस्था लाई गई थी कि एक डिस्ट्रिक्ट में 2 अदालतें होंगी, तो वो उसमें पंडित भी वर्क कर रहे थे। अभी क्या हुआ करता था कि अपने अपने हिसाब से कानूनों की व्याख्या कर देते थे, तो इससे दिक्कत होती थी। तब 1775 का टाइम आता है और कहते हैं कि 11 पंडित मिलिए। वो लोगों ने मिला और कहा कि कानूनों का जो इंडियन कानून है उनको एक जगह किया जाए, समझदारी के साथ एक ही जगह एक किताब में उसे तैयार करो, ताकि हम समझ पाए कि न्याय कैसे देना है। और उसके बाद एनबी हालहेड, ये आपको याद रखना है, इन्होंने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। तो ये आपको अपने एग्जाम के हिसाब से याद रखना है। इसके बाद है, भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता है। इंडिया के जो डिस्ट्रिक्ट रहे उसमें कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता है था। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना था तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। तो जैसे कि आज भी कलेक्टर का अपना नाम है, कलेक्टर का नाम सुनते ही सबके दिमाग में आता है कि डिस्ट्रिक्ट का राजा, वैसे उस टाइम पर था और उसी टाइम से चलते चलते आज यहाँ तक पहुंचा हुआ है कि कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट का राजा होता है। इसके बाद है, कंपनी की फौज। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, जिसमें सवार घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित हुआ करते थे, और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। तो पहले क्या था कि जो मुगल थे, ये लोग क्या करते थे कि अपने पास उस टाइप की सेना नहीं रखते थे कि चलते फिरते बहुत बड़ी मात्रा में सेना रख लें। ये लोग ज्यादातर से घोड़े पर जो सेना रहा करती थी उनको रखा करते थे। और जब भी कहीं युद्ध होता था तो जमींदार हुआ करते थे, जो स्थानीय जमींदार, इनके पास सेना हुआ करती थी, ये अपना सेना दे देते थे और उसके बाद ये लोग जाते थे युद्ध में लड़ने के लिए। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, जिसे हिंदी में कहते हैं सिपाही, आर्मी कहते थे। सिपाही आर्मी कहते थे, अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही आर्मी कहते थे। और जैसे इंडिया में चलता था
कि किसानों को टाइम आने पर उन्हीं को प्रशिक्षण दे करके, ट्रेनिंग दे करके सेना में शामिल कर लिया जाता था। तो वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाद में किया, बस उन्हें आर्मी कहने लगे, सिपाही आर्मी। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होते गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान, मिस्र में लड़ रहा था। अब जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो घुड़सवार का उतना काम नहीं हो रहा था। इस वजह से टेक्नोलॉजी पर ज्यादा ध्यान दिया गया और घुड़सवारियों को कम किया गया। जहां सिपाही मस्केट, तोड़ेदार बंदूक, ये याद रखना है मस्केट क्या है, और मैच लॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण होते जा रही थी। तो यहाँ पर ये मस्केट क्या है, तोड़ेदार बंदूक है, मैच लॉक है, ये इनके पास, सिपाहियों के पास हुआ करता था। तो ये ध्यान रखना है। मैच लॉक क्या है, शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। इस टाइप बारूद भरा होता था, माचिस से जलाते थे, फिर वो चलती थी। तो ये मैच लॉक है। मस्केट क्या है, मस्केट पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक होती है। सवार, जो लोग घोड़ा सवार रहते थे, घुड़सवार थे, उन्हें सवार कहा जाता था। धर्मशास्त्र, संस्कृत की एक ऐसी कृति जिसमें सामाजिक तौर तरीके और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से भी पहले लिखे गए थे। तो यहाँ पर मस्केट, सवार, मैचलॉक क्या है, ये जरूर याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कंपनी के लिए काम करने वाला बंगाल का एक सवार एक अज्ञात भारतीय चित्रकार द्वारा बनाया गया, ये वो है। मराठों और मैसूर के साथ हुए युद्ध के बाद कंपनी को अपनी घुड़सवार टुकड़ियों को मजबूत करने की अहमियत समझ में आने लगी थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति, समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? हाँ, ऐसा है। जो अंग्रेज रहा करते थे तो ये सोचते थे कि ये लोग अपने जाति, अपने धर्म को भूल करके केवल सिपाही के रूप में वर्क करें। हम जो सिखा रहे हैं वैसा ही सीखे, डिसिप्लिन में रहकर वर्क करें। बट ऐसा ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो केवल मशीनों के साथ हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि टाइम टाइम पर, अपने ट्रेनिंग देने के टाइम पर, काम के दौरान ऐसा होता था कि अंग्रेज इंडियंस के भावनाओं को, इमोशंस को ठेस पहुंचा देते थे, जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह में इन लोगों की भागीदारी आप देख सकते हैं। सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन है, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। इस विद्रोह के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब जाते हैं हम निष्कर्ष के तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाजों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। पहले जब नाव से आते थे तो 7-8 महीने लगते थे। जब भाप टेक्नोलॉजी आ गई, भाप से जहाज चलने लग गए, तो वो 3 हफ्ते में आराम से इंडिया पहुंच जाते थे। इसके बाद जो ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यावहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। जितनी जरूरी वाली जो चीजें थी वो बता दी गई। इसके अलावा एग्जाम के लिए आपको काफी सारी चीजें पढ़नी होती हैं। यहाँ पर हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, क्लास 8 के बच्चों को जो जो जानना चाहिए वो बता रहे हैं, और इसके साथ ही आपके एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसमें से हम छांट रहे हैं।
तो बेसिक और एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज दोनों पर बात हो चुकी है। तो आज के क्लास में केवल इतना ही। मिलते हैं नए क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।